डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम सब निकाल चुके हैं। हाफ लाइफ टाइम वाले डेरिवेशन से 3 ग्राफ अपने कोर्स में, और तीनों ग्राफ को एक साथ, क्योंकि ग्राफ का पैटर्न अगर आपको एक साथ समझ में आ जाए तो वो पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर कोलिजन थ्योरी बचती है। सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किसी न किसी फॉर्मूले पर बनता है और आप सब जने जानते हैं ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, नीचे की तरफ x और ऊपर की तरफ y एक्सिस। मैथ्स में ग्राफ बनाए हुए हैं। लीनियर ग्राफ 2 तरीके से बनता है, आप लोगों ने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। एक तो होता है y = mx। अगर कोई इक्वेशन y = mx है तो लाइन हमेशा सीधी तो बनती है और वो 0 पे कट करती है। यदि आपका फॉर्मूला y = mx + c है, c मतलब आपका जो इंटीग्रेशन पार्ट है उसका ग्राफ कुछ लाइन से ऊपर बनता है, कभी भी 0 पर नहीं कट होता। और ये जो इंटरसेप्ट है, जो गैप है, वो c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वापस रिपीट करो, ग्राफ जो लीनियर ग्राफ हम यहां पढ़ रहे हैं वो 2 तरीके के हैं। एक y = mx, y और x के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, और जो m की वैल्यू है वो इस तरह से स्लोप क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर पैरेलल लाइन खींच दें तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी इट्स नोन एज अ स्लोप। सबसे पहले जीरो ऑर्डर में हमने इक्वेशन निकाली थी x = kt। आप जीरो ऑर्डर वाली कॉपी सामने लेकर बैठे, आपको ध्यान आएगा कि जीरो ऑर्डर में हमारा इंटीग्रेशन इक्वेशन निकला था x = kt। इस x और इस t के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो सीधी लाइन मिलेगी। इस लाइन का जो स्लोप है वो m यहाँ पर k है रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। जीरो ऑर्डर का ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट किया गया है, x और t के, मतलब कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। और स्लोप किसके बराबर है, k0 लिख सकते हैं यहाँ पर। ये k0 रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर रिपीट कर रही हूं, ग्राफ सीधी लाइन मिली है, किस किस के बीच में खींचा गया है, x और t के बीच में। स्लोप किसके इक्वल आएगा, स्लोप की वैल्यू जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद करें, हमने फॉर्मूला देखा था T = 2.303/k। इसे आप K1 कह सकते हैं, इसे K0 कह सकते हैं। log of a/a-x। ग्राफ खींचने के लिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाए। log a/a-x की अगर वैल्यू निकालनी है तो k ऊपर चला जाएगा, k × t, और 2.303 नीचे आ जाएगा। तो मेरा एक नया फॉर्मूला बन गया log a/a-x kt/2.303। ये y के इक्वल हो गया, ये x के इक्वल हो गया। मतलब y और x के बीच में ग्राफ खींचना है। y पे मैंने लिख दिया log a/a-x, x की जगह लिख दिया t। फिर वही, क्योंकि यहाँ पर कोई c की वैल्यू नहीं है तो सीधी लाइन 0 से कट होकर निकलेगी, और जो स्लोप की वैल्यू है वो m के इक्वल आएगी। स्लोप m के इक्वल, तो m की वैल्यू है k/2.303। मतलब यहाँ स्लोप से k नहीं निकलेगा, बल्कि स्लोप की वैल्यू k/2.303 के इक्वल होगी। अब अगर बात होती है फर्स्ट ऑर्डर के दूसरे इक्वेशन की, इस इक्वेशन को और चेंज किया। चेंज करने के लिए क्या चीज की, log a/a-x का मतलब है log a-x k/2.303, और t ये माइनस का है, इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया -log a। इक्वेशन बन गई -log a-x = k/2.303t -log a। माइनस का मल्टीप्लाई पूरी
तो यहां प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। ये जो इक्वेशन मिली है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c, x है t, y की जगह log a माइनस x और x की जगह t रखा जाए। तो यहां पर ये रिवर्स लाइन मिल रही है जो 0 पर नहीं जाएगी। रिवर्स इसलिए मिल रही है क्योंकि माइनस की वैल्यू, अगर ये प्लस का होता तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता, बट ये 0 पर कट नहीं होता, अभी भी 0 पर कट नहीं है। प्लस होता तो इस तरह का ग्राफ मिलता, फिलहाल प्लस नहीं है। ये जो वैल्यू है वो c के इक्वल होती है और c क्या है, log a। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, इंटरसेप्ट कहते हैं, ये log a के बराबर, और जो ये स्लोप मिलेगा वो माइनस के अपॉन 2.303 m के इक्वल होगा। अब बात आती है कि क्या सारे जितने भी रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबके सब प्रोडक्ट में बदल जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता। 100 मोल में से 100 के 100 सबके सब प्रोडक्ट में नहीं चेंज होते। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज जाते हैं, दे आर नोन एज इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो क्यों होता है? तो थ्योरीज ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण वो उस बैरियर को पार कर जाते हैं। इसको समझाने के लिए कहूं कि अगर आप यहां से नाथद्वारा जा रहे हैं पुराने वाले रूट पर, तो आपको चिरवे के घाटे को पार करके जाना है। मान लें सब साइकिल से जा रहे हैं, किसी की ताकत, और घाटा बहुत ऊंचा है, किसी की ताकत है किसी की नहीं है, कोई उस बैरियर को पार कर जाएगा। जो बैरियर को पार करेगा वो इफेक्टिव, जो नहीं करेगा वो अनइफेक्टिव। तो जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सबके सब प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। जो चेंज होते हैं उनके पीछे कहा गया है जितनी टक्कर, मतलब अगर आपकी साइकिल को पीछे से कोई धक्का लगा तो जितना ज्यादा धक्का लगेगा उतनी साइकिल्स उस बैरियर को पार करेंगी। ये पुरानी थ्योरी थी। मोर द कॉलिजन, मोर द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इंक्रीजेस। तो ये पाया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक बैरियर पार करना जरूरी है, जिसे एनर्जी बैरियर कहते हैं। जो कॉलिजन प्रोडक्ट में बदल जाते हैं दे आर नोन एज इफेक्टिव कॉलिजन। सारी टक्कर भी यूजफुल नहीं होती, वो थोड़ी सी देर में समझाती हूँ। पर फिलहाल एक ग्राफ है एनर्जी का ग्राफ। ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट, ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब आपकी गाड़ी यहां पहुंच गई, अगर वो इधर फिसल के आई तो प्रोडक्ट में बदल जाएगी, वापस इधर आ गई तो रिएक्टेंट रह जाएगी। मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी इज नोन एज, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट होती है, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं बदले होते। 0 से लेकर इस मैक्सिमम लेवल तक की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मान लें समझाने के लिए कि एक मोबाइल खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपए चाहिए, तो 0 से 10,000 चाहिए, ये 10,000 रुपीज तो हो गए थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपकी जेब में अभी 4,000 रुपए हैं। इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होती है जिसे एवरेज एनर्जी कहते हैं। मेरे पास 4,000 है और मुझे 10,000 तक पहुंचना है, मतलब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तो ही मैं मोबाइल खरीद पाऊंगी। मॉलिक्यूल्स के पास ये एनर्जी है, उसे ये टोटल पार करनी है, मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी उसे कहीं से गेन करनी है। एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मोबाइल यदि 10,000 का है तो आपको 6,000 एक्स्ट्रा चाहिए, मोबाइल यदि 20,000 का है तो 16,000 चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए, खुद के पास जो है वो तो है ही, जो एक्स्ट्रा चाहिए इट्स नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। ये रिएक्टेंट, अच्छा बाद में एनर्जी तो लूज भी होती है और गेन भी होती है।
मेरा अगर उदयपुर यहाँ है और नागवारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन चिरवे का घाटा तो पार करना है एक बार, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी है। प्रोडक्ट की एनर्जी यदि कम है, E1 ज्यादा E2 कम है, तो इतनी एनर्जी बाहर निकाल देगा। बाहर निकालेगा मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। व्हेन E2 इज लोअर देन E1 देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो इतनी एनर्जी गेन करेगा, जितनी एनर्जी लेगा बाहर से, मतलब ली मतलब एंडोथर्मिक। इफ E2 is lower than E1 exothermic, E2 is more than E1 endothermic। अब एक खास बात हो, ये विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इनमें एनर्जी नहीं भरते, बल्कि वो इस घाटे की ऊंचाई को, बैरियर को कम कर देते हैं। विदाउट कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। अब क्योंकि कैटलिस्ट के कारण ये बैरियर कम हो गया, तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन पॉजिटिव कैटलिस्ट आर देयर, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मोर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जितनी ज्यादा टक्कर उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो उन्होंने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाया, कॉलिजन बढ़ा। क्यों कॉलिजन बढ़ा? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, टक्करों से मूवमेंट बढ़ रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है। तो ये पाया गया कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर 10 डिग्री, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती, इतना बढ़ जाता है। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 2 or 3 टाइम्स। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये कहता है कि रेट कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पर, मान ले 100 पर, 200 पर, किसी पर भी, और रेट कांस्टेंट उससे 10 डिग्री ज्यादा, तो पहले 100 था तो 110 पर, पहले 110 पर था तो अब 120 पर, उसका रेशियो कितना टाइम बढ़ जाता है? 2 से 3 टाइम्स। इट्स नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब एक लास्ट का टॉपिक जो समझने में थोड़ा सा टिपिकल और एक डेरिवेशन। ये पाया गया कि केवल टक्कर से, केवल कोलिजन से सारा प्रोडक्ट में नहीं बदलता। कई बार ये देखा कि टक्कर है तो खूब हो रही, कोलिजन तो खूब ज्यादा हो रहा है, पर रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहा। केवल टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आपको एक अलग सा एग्जांपल दूं। आप लोगों ने फुटबॉल सबने देखा होगा। फुटबॉल गोल में जाए उसके लिए 3 पॉइंट जरूरी है, सेम 3 पॉइंट कॉलिजन थ्योरी के हैं। दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझें। फर्स्ट पॉइंट, फुटबॉल पर टक्कर लगना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि अगर मैं यहां खड़ी हूं, सामने गोल पोस्ट है, तो अगर बॉल पे मैं टक्कर नहीं मारूंगी तो वो गोल पोस्ट पे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट कॉलिजन थ्योरी का पॉइंट, देयर विल बी कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मस्ट। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होनी कंपलसरी। सेकेंड चीज, एप्रोप्रिएट एनर्जी से। अगर मैं फुटबॉल पर लात मार रही हूं तो इतनी ताकत से मारूं कि वो गोल पोस्ट तक पहुंच जाए। आप लोग कैरम खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, आपको पता है गोटी कितनी दूर है, उसी हिसाब से आप एनर्जी लगाते हैं। जो कैरम खेलते होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि अगर पास में होता है तो धीरे से रिबाउंड लेना है, कितनी एनर्जी से, मतलब एप्रोप्रिएट एनर्जीज मस्ट। 2 पॉइंट तो बहुत इजीली समझ आता है। तीसरा पॉइंट, गोल पोस्ट सामने है, मैं इधर मुंह करके लात लगाती हूँ, पूरी ताकत से लात लगाती हूँ तो गोल नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट इज ओरिएंटेशन बैरियर। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कंप्लीट होने के लिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट, collision between molecules. Second, in appropriate energy they collide. Third, in proper orientation, जिस डायरेक्शन में टक्कर होनी चाहिए अगर उसी डायरेक्शन में नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। अब इसको समझाने के लिए
मैं एग्जाम्पल दूं। अगर H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, अब अगर ये H2 है, ये I2 है, इन दोनों को टकराना है। अगर ये इसी डायरेक्शन में टकराते हैं तो इनका तो कोलिजन होगा पर ये नहीं मिल पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब अगर इनको टकराना है तो कैसे टकराना पड़ेगा, ये इस तरीके से रखेंगे और ये इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन अगर सही होगा तो ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सेम चीज आपने SN1 और SN2 पढ़ी थी। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है। अब बैक साइड से अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हो तो उसको समझा दो। SN2 रिएक्शन में यहां से Cl निकल रहा था और आने वाला OH माइनस है, ये भी माइनस है। हमने पढ़ा था ये बैक साइड से अटैक करता है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो रिएक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। अब अगर ये यहीं से अटैक करता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अगर ये सेम डायरेक्शन से अटैक करता है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि ओरिएंटेशन सही नहीं है, रिपल्शन है वहां पर, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इस लेसन का एक लास्ट डेरिवेशन आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस नामक व्यक्ति ने ये बताया कि सारे के सारे जितने भी टक्कर होते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, तो उसने अपनी एक इक्वेशन दी और इस डेरिवेशन को वही फर्स्ट पॉइंट से अपने को थोड़ा सा फर्स्ट जो है डेरिवेशन, बाकी तो अपने को समझ में आती है, फर्स्ट फॉर्मूला रखना है। आरएनएस ने इक्वेशन क्या दिया, K इज इक्वल टू A, ये E जो है वो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ माइनस EA अपॉन RT, ये उसका बेसिक फॉर्मूला था जिस पर ये पूरी इक्वेशन बेस है। K क्या है, रेट कांस्टेंट, A आरएनएस कांस्टेंट, ये स्मॉल e एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है केल्विन में। इस इक्वेशन को मैंने यहां लिखा और दोनों साइड लॉग लिया, तो K का लॉग लूंगी तो लॉग K। हम पहले पढ़ चुके हैं कि Ln का मतलब है लॉग की बेस E और LOG का मतलब है लॉग की बेस 10। लॉग की बेस E को लॉग की बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग के A लॉग A, ये एंटी लॉग है, इनटू का डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, प्लस से माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाता है अगर सेम वैल्यू है। तो लॉग का एंटी लॉग या एंटी लॉग का लॉग लेंगे तो कैंसिल हो गया, बचा रह गया माइनस EA अपॉन RT। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो अलग अलग टेम्परेचर पर था, कम और ज्यादा। हमने अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा कि व्हेन वी इंक्रीज 10 डिग्री, मतलब एक बार कम टेम्परेचर दूसरी बार ज्यादा। तो इस फॉर्मूले को दो बार लिखा मैंने, एक बार कम टेम्परेचर पर और एक बार ज्यादा टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज होता है। मैंने फर्स्ट रेट कांस्टेंट 1 माना और टेम्परेचर 1 माना T1। बाकी चीजों में चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये भी आरएनएस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी वो बैरियर, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से इस बैरियर में कोई चेंज नहीं आता, कैटलिस्ट में लाने पर आता। तो फिलहाल तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो EA में भी चेंज नहीं आएगा। तो जब इस फॉर्मूले को हम दो कंडीशंस में लिखेंगे तो K की जगह K1 और K2 लिखेंगे, T की जगह T1 और T2 लिखेंगे, पर बाकी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रेट कांस्टेंट चेंज। सेकेंड इक्वेशन में से इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करने पर तो ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1। जब log में दो वैल्यूज माइनस होती हैं तो डिवाइड में लिखते हैं, तो log K2 माइनस K1 को मैंने डिवाइड में लिख दिया। log A माइनस log A कैंसिल हो गया, मैंने यहां नहीं उतारा, इसको माइनस इसमें करा, ये इससे कट गया। अब मुझे लिखना है माइनस 2.303 EA अपॉन RT2 माइनस वापस ये वाली वैल्यू
क्योंकि हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो दिस वन वैल्यू माइनस दिस वन, ये वाले माइनस इनके साथ लगे, बीच में वो माइनस वाला साइन लगाया, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू प्लस 2.303 EA अपॉन RT1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, मैंने आगे लिख दिया, माइनस 2.303 EA अपॉन RT1। देख लें। अब बात आती है इन दोनों में से कॉमन निकालने की। दोनों में हमें ये कॉमन दिख रहा है, सॉरी 2.303 EA अपॉन R प्लस वाला कॉमन बाहर निकाल लिया। अब जब ये कॉमन निकाल लिया तो इक्वेशन हो गई log K2 अपॉन K1 2.303 EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये बाहर है EA, इन दोनों में से कॉमन ले T1 T2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 log K2 अपॉन K1 इक्वल्स 2.303 ये अपॉन R। ये जो इक्वेशन आई है ये RMS इक्वेशन है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।